नमस्कार। मैं धनंजय कुमार और गुरुवार की सुबह 9 बजे हम हर गुरुवार बात करते हैं कहानियों पर। हमारे साथ होते हैं प्रफुल्ल कोलख्यान। प्रफुल्ल भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। आप सब नमस्कार। जानते हैं और जो नए जुड़े हैं हमारे चैनल से आज पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं कि प्रफुल्ल कोलख्यान जो है बेहद चर्चित परिचित जो है नाम है देश के साहित्य जगत में, लेखक के तौर पे। और कहानियों की जबरदस्त समीक्षा करते हैं। उनको समाज की, राजनीति की, इतिहास की बेहद महत्वपूर्ण समझ उनके भीतर है और बहुत पढ़े लिखे हैं। और लगातार हम प्रेमचंद की कहानियों पर बात कर रहे हैं। बीच में एक दो कहानी हमने और चुनी थी, आज फिर हमने प्रेमचंद की ही कहानी की है और वो कहानी है मुक्ति मार्ग। मुक्ति मार्ग के बारे में कहा जाता है कि ये कहानी जो है प्रेमचंद जी ने 1924 ईस्वी में लिखी और 1924 ईस्वी में ये इसका भी परिवेश ग्रामीण है। ज्यादातर प्रेमचंद की कहानियों का परिवेश ग्रामीण ही रहा है और इसमें मुख्य पात्र दो हैं। एक किसान है जिसका नाम झिंगुर है और एक चरवाहा है, गडेरिया है, जिसका नाम बुद्धू है। और एक तीसरा किरदार और है जिसका नाम हरिहर है, लेकिन एक छोटा सा किरदार है उसका। और इन दोनों के बीच जो कहानी है वो एक तरह से कहिए कि अहंकार और बदले की भावना की वजह से, अहंकार और बदले की भावना इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है, क्या से क्या बना देता है। इस कहानी में ये मैसेज है कि अहंकारी होना और बदले की भावना दोनों दोनों के लिए खतरनाक है। आपके लिए भी, मेरे लिए भी, झिंगुर के लिए भी और बुद्धू के लिए भी। और कहानी का अगर संक्षेप में पाठ करें हम, तो हम थोड़ी सी कहानी अगर हम बताएं तो झिंगुर जो है वो किसान है और बुद्धू जो है वो गडेरिया है। तो ये ऊख की खेती यानी गन्ने की खेती जो है झिंगुर करता है। गन्ने की फसल लगी हुई है झिंगुर के खेत में और बड़ी जबरदस्त फसल है। और जब किसान की फसल जब लहलहाती है तो किसान जो है वो सपने देखता है। वो ये सोचता है कि अब जो है इससे पैसे आएंगे और क्या क्या सब करेगा। और वो जो है मटर की फलियां भी लगी हुई थी दूसरे खेत में, तो मटर की फलियां वो तोड़ भी रहा था। इसी बीच जो बुद्धू है, जो गडेरिया है, वो अपनी भेड़ों को लेकर के आ रहा है और उसको लगता है कि ये भेड़े लेकर के आ रहा है, ये मेरे खेत में घुसा देगा भेड़ को। क्योंकि भेड़ एक दो भेड़ है नहीं, लिखा उन्होंने कोरी। कोरी जो है हम लोग तो छोटे थे तो जानते थे कि 20 की एक कोरी होती है, एक कोरी बराबर 20 इकाई, 20 वस्तु। तो वो जो है जब आ रहा है, ढेर सारी भेड़े हैं, तो ढेर सारी भेड़े हैं तो वो सोच रहा है कि अगर ये आता है तो हमारे खेत को जो है चर जाएगा। और उसके बाद फिर जो है वो रोकना चाहता है उसको। और उसके बाद बुद्धू जो है कहता है कि महतो डांड पर से निकल जाएगी, मतलब मेड़ पर से निकल जाएगी, घूम कर जाऊंगा तो कोस भर का चक्कर पड़ेगा। झिंगुर कहता है तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए मैं अपने खेत क्यों कुचलवाऊं? डांड ही पर ले जाना है तो और खेतों के डांड से क्यों नहीं ले गए? क्या मुझे कोई चूहड़ चमार समझ लिया है या धन का घमंड हो गया है? लौटाए इनको। तो वो जो है, जो किसान है, झिंगूर है, वो गुस्से से उसको कहता है ले जाओ अपनी भेड़े यहां से। लेकिन बुद्धू कहता है कि मैं तो आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से जाऊं तो सजा चाहे जो चाहे सजा दे देना। लेकिन झिंगुर नहीं मानता और बोलता कि कह दिया कि जाओ तो जाओ। और उसके बाद जो है वो कहता है कि अगर एक भेड़ भी मेड़ पर आई तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं। और उसके बाद बुद्धू कहता है कि महतो अगर तुम्हारी एक बेल भी किसी भेड़ के पैरों तले आ जाए तो मुझे बिठाकर 100 गालियां देना। और 12 कोरी भेड़े की बात कर रहे हैं प्रफुल्ल भाई, 12 कोरी जी। यानी 40 भेड़े थी। और 204। 240, जी वही बोल रहा हूँ, 240 भेड़े, 12 कोड़ी। हम लोग कोरी बोलते हैं, यहाँ कोड़ी लिखा हुआ है।
तो उसके बाद वो जो है बुद्धू भी लिखते हैं, बुद्धू का परिचय देते हुए प्रेमचंद, कि बुद्धू भी पोढ़ा आदमी था। 12 कोड़ी भेड़ें थी, उन्हें खेतों में बिठाने के लिए फी रात 8 आने कोड़ी मजदूरी मिलती थी। हम जब छोटे थे प्रफुल्ल भाई, तो हमारे गांव से भी भेड़ें गुजरती थी, जी जी जी। और वो खेतों में जो है उसको भेड़ों को रुकवाते थे लोग, क्योंकि भेड़ें जो हाँ। लीड़ी मतलब जो जो पैखाना करेगी, वो खाद का काम करती थी। जी जी जी। और जिस जमाने की बात कर रहे हैं, 1924 की बात कर रहे हैं, उस समय तो ये केमिकल वाले खाद थी नहीं, यूरिया वगैरह तो हम्म। बहुत बाद में आई है, आजादी के बाद आई बहुत। तो उस समय जी तो जी जी। वही सब खाद के तौर पे था, गोबर और ये सब। तो भेड़ों का बड़ा उस समय था। हम भी, आपको याद है प्रफुल्ल भाई, की भेड़े, और दो चार भेड़े नहीं है, सैकड़ों की संख्या में भेड़े, और कई हम्म। कई दिन लेके जा रहे होते थे। हम लोग पूछते थे कहाँ ले जा रहे हैं, तो वो शायद बाढ़ ले जाते थे जहाँ गंगा है, पता नहीं क्या 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 करते हुए, वो बहुत हमें याद नहीं है। लेकिन ढेर सारी भीड़ थी, ढेर सारे ग्रुप होते थे। और ये हमको नहीं पता था कि पैसे भी लेते थे उस समय। लिख रहे हैं प्रेमचंद कि फी रात, एक रात, फी रात मतलब हर रात, 8 आने कोड़ी, यानी 8 आना में एक, 20 भेड़े अगर बिठाना है आपके खेत में, तो 8 आना लगेगा। उस समय 8 आना की भी बड़ी कीमत होगी, 8 आना मजाक नहीं था उस समय। हम्म। उनकी उपरांत दूध बेचता था, भेड़ की दूध बड़ी फेमस है, पौष्टिक माना जाता है। और ऊन के कंबल कौन नहीं जानता है, कंबल तो उस समय ऊन के ही बनते थे। सोचने लगा, इतने गर्म हो रहे हो, मेरा कर ही क्या लोगे, क्योंकि उसको भी अपने पर घमंड था बुद्धू बुद्धू को, कुछ इनका दबैल तो हूं नहीं। भेड़ों ने जो हरी हरी पत्ती, लेकिन अब भेड़ तो भेड़ है, ये तो कहा कि हम डांड पर से ले जाएंगे, लेकिन भेड़ जो है जब हरी हरी पत्तियां देखी उसने, इसकी, अ, हमारे यहाँ केराव बोलते हैं जिसको, मटर बोलते हैं आप लोग, तो हमारे मन जी। में केराव आ रहा था, है ना, गांव चले गए तो हम केराव पकड़ लिए। तो मटर के जो पौधे लगे हुए थे, मटर की जो झाड़ियां थी, उसमें देखा भेड़ों ने, और भेड़ें जो है सब नीचे उतर गईं। और बुद्धू जो है उन्हें डंडों से मार मार कर खेत के किनारे हटाता था, और वे इधर उधर से निकलकर खेत में जा पड़ती थी। अब 240 भेड़े हैं, कौन भेड़ किसकी बात सुनेगी। झिंगुर ने आगे होकर कहा, झिंगुर ने आग होकर कहा, तुम मुझसे हेकड़ी जताने चले हो, तुम्हारी सारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। और उसके बाद जो है झिंगुर जो है अपने बच्चे को गोद से उतारता है, और डंडा लेता है, और डंडा लेकर के एकदम जो है बुरी तरह से भेड़ों को पीटने लगता है। और वो जो है बुद्धू जो है, वो देखता रह जाता, वो भौचक रह जाता कि ये क्या है। और 2 मिनट में लिख रहे हैं प्रेमचंद कि 2 मिनट में झिंगुर ने इस सेना को अपने अमानुषिक पराक्रम से मार भगाया। मेष दल का संहार करके विजय गर्व से बोला, अब सीधे चले जाओ, फिर इधर से आने का नाम न लेना। बुद्धू ने आहत भेड़ों की ओर देखते हुए कहा, झिंगूर, तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, पछताओगे। अब उसके बाद प्रेमचंद आगे लिखते हैं प्रफुल्ल भाई, कि केले को काटना भी इतना आसान नहीं जितना किसान से बदला लेना। लगता है मोदी जी ने ये कहानी पढ़ी हुई थी, इसीलिए 13 महीने तक किसानों को सड़क पे रोक करके रखा। क्या प्रेमचंद लिख रहे हैं वो, मैं जब पढ़ा, हमने कहा इसको कहते हैं लेखक। कह रहे हैं कि केले को काटना भी इतना आसान नहीं, केले का थम जो होता है, या मतलब हल्का सा भी अगर आप लगाइए तो छप से कट जाता है। केले जी। को काटना भी इतना आसान नहीं जितना किसान से बदला लेना। उसकी सारी कमाई खेतों में रहती है या खलिहानों में। क्या बात, अद्भुत लाइन है प्रफुल्ल भाई। और उसके बाद जो है, कितनी ही दैविक और भौतिक आपदाओं के बाद कहीं अनाज घर में आता है। हम लोगों ने तो देखा है प्रफुल्ल भाई, धान का खेत जब धान कटता था, तो धान की पांत लगा दी जाती है ताकि धान सूख जाए तो उसको आंटी बनाया जाएगा। वो चुरा ले जाते थे, पांत बोझा बांध के लेके भाग जाते थे। हम्म। गेहूं काट लेते थे, चना तैयार हो गया, चोर काट के ले जाते थे, तो लोग पहरेदारी करते थे प्रफुल्ल भाई। उसके बाद कभी जो है तैयार फसल, भयंकर बारिश हो गई, सब चौपट। उसके अलावा लेकर के आप आए, और उसके बाद आग लग गई, खलिहान में आग लग जाती थी।
तो ये तो दैहिक और भौतिक आपदाओं है। लेकिन यहाँ पे जो ये डाल रहे हैं प्रेमचंद जी कि बदला लेना आसान है, यानी वो बता रहे हैं कि झिंगुर जो है उससे बदला लेगा बुद्धू, ये बता दे रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं। क्लियर नहीं कहा है, लेकिन ये मैसेज पढ़ने वालों को तक पहुंचा रहे हैं। तो एक रोमांच भर दे रहे हैं 2 लाइन लिख कर। हाँ, उसके इसको बाद इसको संग्राम का बोलते हैं सूच्य शैली। जी क्या बोलते हैं? सूच्य शैली, आगे की हाँ, घटनाओं की सूचना दे देना पहले। सूचना दे देना, सूच्य शैली, बिल्कुल सही है। तो यहाँ अभी कुछ कहें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपकी प्रतिक्रिया पहले लेते चले। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं तो बराबर ये कहता हूँ कि प्रेमचंद की कहानी को पढ़ना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को भीतर से समझना है, समाज की नजर से समझना। तो 1924 की कहानी है, तो उस समय की भारत की राजनीतिक परिस्थिति क्या थी? आप जानते हैं कि 1922 में असहयोग आंदोलन चौरी चौरा के बाद वापस ले लिया गया था और समाज में भारी उथल पुथल मचा हुआ था। 1923 में गांधी जी पर राजद्रोह का मुकदमा चालू हो गया था, उनके जेल होने की बात थी। ये सब बातें मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि उस समय में जो लेबर पार्टी इंग्लैंड की थी, वो पहली बार 1924 में उसकी सरकार बनी थी। और प्रेमचंद की विश्व दृष्टि को हम गांव की कहानी लिखते थे, इसीलिए उनका विश्व सिर्फ गांव में सीमित नहीं था। उनकी विश्व दृष्टि में पूरी दुनिया की में हो रही घटनाओं की झलक मिलती है, और खास करके इंग्लैंड और यूरोप में की घटनाओं की झलक तो मिलती है, क्योंकि वो जानते थे कि हम एक औपनिवेशिक स्थिति में है। तो वो उस समय की रैमसे की सरकार बन गई थी पहली बार 1924 में, लेबर पार्टी की। और लेबर पार्टी हम जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति वो काफी सहानुभूतिशील भी लेबर पार्टी थी, और वो वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारे पक्ष में, हमारे हित में कई बार सवाल भी किया करती थी। तो हम तो उनके शुक्रगुजार तो थे ही। तो ये तमाम तरह की राजनीतिक परिस्थितियां थी, लेकिन इन तमाम राजनीतिक परिस्थितियों को आप इस कहानी में कहीं झलकते हुए नहीं देखेंगे। ये गजब की बात है, उनकी टिप्पणियों में देखेंगे उसमें। तो क्या सचमुच में इस कहानी में उसकी कोई झलक नहीं है, या इस कहानी में उसको इस ढंग से पोशीदा करके पेश किया गया है? पोशीदा मतलब कपड़ा पहना करके, ढक करके पेश किया गया है, ऐसे आवरण के साथ, आवरण के हाँ साथ। जी जी जी, जैसे पोशाक वगैरह पहना के, तो ऐसे पोशीदा तरीके से उसको आवरण के साथ रखा गया है कि हम उसको पकड़ नहीं पा रहे। याद करते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने क्या कहा था? उनका नीति अष्टक है एक, कि बैर फूट ही सो भयो, सब भारत को नाश, तब न छारत आई सब, बंधे मोह के फांस। कि जो बैर और फूट भारतीय समाज के बहुत प्रिय फल है। तो बैर का मतलब हुआ दुश्मनी, अब फूट का मतलब हुआ आपस में बंटवारा। और आप जानते हैं दोनों फल के नाम है, बैर भी फल का नाम है और फूट भी फल का नाम है। इसीलिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इसको लिखा कि बैर और फूट हमारे बड़े प्रिय फल है। आप उस फल को, बैर और फूट को इस कहानी में शुरू में देखेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं, इसके पहले आपको एक सूचना ये दे दूं कि ये कहानी जो थी 1924 की है, इसमें इस कहानी में फिर भी अंत में जाकर के हम देखेंगे कि एक आशा बची हुई है, और उसी आशा के क्रम में हम लेबर पार्टी के आने की सूचना को खोलेंगे, वहां जाकर के समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको याद दिला, उसके पहले हमने चर्चा की है कहानी पूस की रात, कफन की चर्चा की है। ये सब कहानियां 30 के बाद की है, लगभग 35-36 के आसपास की कहानियां। तो इतने दिनों में जो प्रेमचंद का की रचना दृष्टि का जो विकास हुआ है, वह निरंतर यथार्थ के प्रति और नग्न यथार्थ के प्रति बढ़ता हुआ जा रहा है। और वो लगातार आशा को खोज रहे हैं कि आशा उनको मिल नहीं पा रही है, निराशाशा में है जनता। और उसके कारण हम ब्रिटिश में नहीं, हमारे भीतर भी उसके कारण है। और जो आप देखेंगे कि प्रेमचंद की हर कहानियों में घुमा फिरा करके एक पुरोहित आता है, यानी ब्राह्मण आता है, जो तरह तरह से उसे छलता है। यहाँ भी वही कांड हुआ है। ये इसको ऐसे नहीं फंसा तो हरिहर जो है वो जहर खिला देता है,
और दूसरी बात यह है कि और पंडित जी उसका प्रायश्चित करते प्रफुल्ल हैं। भाई आते हैं, प्रफुल्ल भाई आते हैं, उस पर आते हैं, उस पर आते हैं, उस पर आते जी हैं। आइए आइए, बीच में हाँ तो कुछ बिल्कुल। कुछ चीजें बड़ी अच्छी है जो हम पढ़ना चाहते हैं, दरअसल हमको हाँ पढ़ने में बिल्कुल। अच्छा लगता है जी। हाँ हाँ। तो ये जो है कहा, और उसके बाद वो उसने कहा, किसान ने झिंगुर गया और लोगों को कहा कि ऐसा ऐसा हुआ आज, जो घर के बाहर सब बैठते हैं लोग, उसमें लोगों ने कहा कि झिंगुर ये तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। और बुद्धू को जानते नहीं, कितना झगड़ालू आदमी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जाकर उससे मना लो, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ सारे गांव पर आफत आ जाएगी। मतलब कुछ ऐसा कर देगा जिससे एक तो भेड़ों नहीं बिठा, एक तो ये भी हो सकता है कि भेड़े नहीं बिठाएगा, क्योंकि सब लोग जाते थे भेड़ कहने के लिए, कहने के लिए कि भेड़ हमारे खेत में बिठा दो, 8 आना पर कोड़ी पर रात लेता था वो, दूध देता था वो, कंबल देता था वो बना करके। और कि जब जिसका जो है ना कि खेत अगर तैयार हो तो खतरा हमेशा बना रहता है कि जरा सी दुश्मनी कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये भय तो लगा रहता है। और उसके बाद कहता है वो भी खुद भी पछताने लगा, जब लोगों ने कहा तो वो खुद भी झिंगुर पछताने लगा और कहा कि मैंने कहां कहां से उसे रोका, अगर भेड़े थोड़ा बहुत चर ही जाती तो कौन मैं उजड़ा जाता था। वास्तव में हम किसानों का कल्याण दबे रहने में ही है। देखिए, ये भी प्रेमचंद कह रहे हैं, किसानों का कल्याण दबे रहने में ही है, और उसकी वजह यह है कि उसकी संपत्ति तो खेत और खलिहान में ही रहती है, घर में तो बहुत बाद आती है। तो जो खुले में बाहर छोड़ दिया है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद बोलते हैं कि ईश्वर को भी हमारा सिर उठाकर चलना अच्छा नहीं लगता। जरा सा उसके अंदर आया तो बारिश हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, विपदा आ जाएगी, प्राकृतिक आपदा आ जाएगी। ये बड़ी अच्छी लाइन है कि ईश्वर को भी हमारा सिर उठाकर चलना अच्छा नहीं लगता। ये मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है प्रेमचंद को जब पढ़ते हैं प्रफुल्ल भाई, क्योंकि हम जी गांव के हैं, गांव में इसी तरह से लोग बोला करते थे, एकदम एक्यूरेट, कि भाई अब भगवानों को जो है लगता है ना कि हम लोग मुस्कुराते हैं हंसते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, उनको लगता है किसान कैसे मुस्कुरा रहा है। तो ये इस तरह से बात करते हैं। तो उसके बाद जो है बुद्धू जो है सोचता है, ये झिंगुर सोचता है कि हम जो है बुद्धू को जाकर के मना लें। और उसके बाद इसमें है कि बुद्धू के घर जाने को न चाहता था, किंतु दूसरों के आग्रह से मजबूर होकर चला। अगहन का महीना था, कोहरा पड़ रहा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। गांव से बाहर निकला ही था कि सहसा अपने ऊख के खेत की ओर अग्नि की ज्वाला देखकर चौंक गया, छाती धड़कने लगी। खेत में, अभी देखिए ये भी वर्णन बहुत कमाल किया है इन्होंने, एकदम दृश्य उपस्थित कर दिया है, मतलब मन, उस मन जो जो कैरेक्टर है उसके मन से जी चल जी। रहा है सीन। सहसा अपने ऊख के खेत की ओर अग्नि की ज्वाला देखकर चौंक पड़ा, छाती धड़कने लगी। खेत में आग लगी हुई थी, बेतहाशा दौड़ा, मनाता जाता था कि मेरे खेत में न हो। देखिए कितना बढ़िया उसके किसान के मन को प्रकट किया है। बेतहाशा दौड़ा, मनाता जाता था कि मेरे खेत में न हो। और कहाँ चला गया, हाँ, मेरे खेत में न हो, पर ज्यों-ज्यों समीप पहुंचता यह आशा भ्रम शांत होता जाता था। यह आशा में भ्रम, पर ज्यों-ज्यों समीप पहुंचता था यह आशा में भ्रम शांत होता जाता था। वह अनर्थ हो ही गया, जिसके निवारण के लिए वह घर से चला था, हत्यारे ने आग लगा ही दी और मेरे पीछे सारे गांव को चौपट किया। उसे ऐसा जान पड़ता था कि वह खेत आज बहुत समीप आ गया है, मानो बीच के पड़ते खेतों का अस्तित्व ही नहीं रहा, जो खाली खेत थी जिसमें कुछ लगा हुआ नहीं था। अंत में जब वह खेत पर पहुंचा तो आग प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। झिंगुर ने हाय हाय मचाना शुरू किया। गांव के लोग दौड़े, खेतों से अरहर के पौधे उखाड़कर आग को पीटने लगे। अग्नि मानव संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। अग्नि और मनुष्य के बीच संग्राम उपस्थित हो गया, बता रहे हैं। एक पहर तक हाहाकार मचा रहा, कभी एक प्रबल होता था, कभी दूसरा। अग्नि पक्ष के योद्धा मर मर कर जी उठते थे और द्विगुण द्विगुण शक्ति से रणोन्मत्त 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 होकर शस्त्र प्रहार करने लगते थे। मानव पक्ष में जिस योद्धा की कीर्ति सबसे उज्जवल थी वह बुद्धू था। वही
जो जिसने आग लगाई, आगे पता चलेगा। बुद्धू कमर तक धोती चढ़ाए, प्राण हथेली पर लिए अग्नि राशि में कूद पड़ता था, लेकिन उसी से तो झगड़ा हुआ और शत्रुओं को परास्त करके बाल बाल बचकर निकल आता था। कैरेक्टर भी देखिए कैसा गढ़ देते हैं कि आग से बचाने का काम जो करता है उसी ने आग लगा दी है। अंत में मानव दल की विजय हुई, लेकिन ऐसी विजय जिस पर हार भी हंसती। गांव गांव भर की ऊख जलकर खाक हो गई। तो इस तरह से ऊख सब जल गई। अब उसके बाद इसमें है कि झिंगूर को अपनी बर्बादी का इतना दुख न था जितना इन जली कटी बातों का। वो सब लोगों ने उसको कहा कि ये सब तुम्हारे घमंड की वजह से हुआ। हम्म। और उसके बाद जो है, हम कहानी पूरी नहीं पढ़ रहे हैं, बीच बीच से हम, चूंकि लंबी कहानी है ये भी। और उसके बाद जो है, झिंगुर ने ये निश्चय किया कि बुद्धू की दशा भी अपनी से ही बनाऊंगा। बदले के की भावना उसके भीतर खड़ी होती है। उसके कारण मेरा सर्वनाश हो गया और चैन की बंसी बजा रहा है, मैं भी उसका सर्वनाश करूंगा। और जिस दिन इस घातक कलह का बीजारोपण हुआ, जो मतलब वो जो जिस दिन लगाया, वो आग लगाई, उसी दिन से बुद्धू ने इधर आना छोड़ दिया था। झिंगुर ने उससे रक्त जब्त बढ़ाना शुरू किया, लेकिन झिंगुर ने अब चूंकि उसको मारना है पटक करके बढ़िया से, इसलिए जो है दांव चला इसने। रक्त जब्त, ये आप जरा देखिएगा क्या इसका है, रक्त जब्त मतलब ये तो उसके बीच मित्रता नजदीकियां, बढ़ानी शुरू कर, हाँ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी, बिल्कुल। कुछ कहना कुछ वो खुद, सुनना, जी, अपने पर कुछ काबू कहना रखना, कुछ, जब्त रखिए, अपने पर काबू रखिए। हाँ, आप जब्त अपने आप को काबू रखना, बिल्कुल सही है। वो बुद्धू को दिखाना चाहता था कि तुम्हारे ऊपर मुझे बिल्कुल संदेह नहीं। एक दिन कंबल लेने के बहाने गया, फिर दूध लेने के बहाने गया, और उसको, बुद्धू को लगा कि इसको पता नहीं चला है। बुद्धू उसका खूब आदर सत्कार करता। और लिखे हैं प्रेमचंद की, चिलम तो आदमी दुश्मन को ही पिला देता है, वह उसे बिना दूध और शरबत पिलाए न आने देता। झिंगुर आजकल एक सन लपेटने वाली कल में मजदूरी करने जाया करता था। वो खेती उसकी पूरी जल गई, और जो उसके मंसूबे थे, जो उसका सपना था, वो सब टूट गया और कर्ज में डूब गया होगा, इसलिए मजदूरी करने लगा। बहुधा कई कई दिनों की मजदूरी इकट्ठी मिलती थी। बुद्धू की ही तत्परता से झिंगुर का रोजाना खर्च चलता था। अतएव झिंगुर ने खूब रफ्त जब्त बढ़ा लिया। एक दिन बुद्धू ने कहा, क्यों झिंगुर, अगर अपनी ऊख जलाने वाले को पा जाओ तो क्या करो, सच कहना। अच्छा, वो मन टटोल रहा है कि इसको पता चला कि नहीं चला, क्या है, क्या गांव के आदमी का क्या भेद खड़ा, क्या कैरेक्टर गढ़ा है गांव के आदमी का। झिंगुर ने गंभीर भाव से कहा, मैं उससे कहूं, भैया तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, मेरा घमंड तोड़ दिया, मुझे आदमी बना दिया। तो अपना घमंड स्वीकार कर लेता है कि मैं घमंडी था, लेकिन ये नहीं कहता, घटना नहीं सुनाता है कि तुमने ही किया है बेटा। बुद्धू कहता है, मैं जो तुम्हारी जगह होता तो बिना उसका घर जलाए न मानता। झिंगूर कहता है, 4 दिन की जिंदगानी में बैर विरोध बढ़ाने से क्या फायदा है, मैं तो बर्बाद हुआ ही, अब उसे बर्बाद करके क्या पाऊंगा। बुद्धू ने कहा, बस यही आदमी का धर्म है। पर भाई, क्रोध के वश में होकर बुद्धि उल्टी हो जाती है। वो भी उल्टी हो चुकी थी बुद्धि उसकी, इसलिए बेचारा वो भी ये कर रहा है। फागुन इशारा का कर रहा महीना था, जी, अपना अब वो भी प्रकट कर रहा है, पश्चाताप के भाव उसके आ रहे हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। फागुन का महीना था, अब वो अगहन की बात थी, अब फागुन आ गया, माघ पूस बीच में गया, मतलब ये 3 महीने, तीसरे महीने में किसान ऊख बोने के लिए खेतों को तैयार कर रहे थे। बुद्धू का बाजार गर्म था, भेड़ों की लूट मची हुई थी। 2-4 आदमी नित्य द्वार पर खड़े खुशामदे किया करते। बुद्धू किसी से सीधे मुंह बात न करता। भेड़ रखने की फीस दूनी कर दी थी, 8 आने से 1 रुपया कर दिया। अगर कोई ऐतराज करता तो बेलाग कहता, तो भैया भेड़े तुम्हारे गले तो नहीं लगाता हूं, जी न चाहे मत रखो, लेकिन मैंने जो कह दिया है उससे 1 कौड़ी भी कम नहीं हो सकती। गरज की लोग इस रुखाई पर भी उसे घेरे ही रहते थे, मानो पंडे किसी यात्री के पीछे हो। अब देखिए, पंडे का यहाँ जिक्र कर दिया आपने, जो कहा कि पंडित जी आएंगे, तो पंडित जी आएंगे मतलब ये उसके पहले अपना एक कैरेक्टर, जिसे हमारे सिनेमा में उसको कहते हैं प्लांट कर देना, प्लांटेशन, कि किरदार आएगा बाद में,
या वो क्या करेगा उसके पहले प्लांट कर देते थे कि अच्छा ये यहाँ पे अच्छा है, ताकि एक मेंटली प्रिपेयर हो जाए पब्लिक भी, अचानक से ऐसा ना लगे कि अरे हाँ वहां पे तो पंडे का जिक्र किया था, ओ ये पंडित जी आए। पंडे का चरित्र भी बता दिया उन्होंने कि पंडित का चरित्र क्या है, कि लोग इस रुखाई पर भी उसे घेरे ही रहते थे, मानो पंडे किसी यात्री के पीछे हो। लक्ष्मी का आकार तो बहुत बड़ा नहीं, और वह भी समयानुसार छोटा बड़ा होता रहता है, यहाँ तक कि कभी अपना विराट आकार समेटकर उसे कागज के चंद अक्षरों में छिपा लेती है। कभी कभी मनुष्य के जिह्वा पर जा बैठती है। आकार का लोप हो जाता है, किंतु उनके रहने को बहुत स्थान की जरूरत होती है। वह आई और घर बढ़ने लगा। और ये जो है एकदम अपना घर ये बनाया वो बनाया, क्योंकि किसान खूब जो है आओ भगत कर रहे थे कि भेड़े हमारे खेत में उतारो, हमारे खेत में उतारो। यहाँ दूसरी तरफ जो है, उधर यहाँ जो है यहाँ उसने अपना। यहाँ एक मुहावरा है, जी। घर भरने बढ़ने लगा। हाँ, उसको तो विश्लेषित कर दे। इसका मतलब ये होता है कि घर बर्बाद हो बंद होने लगा। बढ़ने लगा का अर्थ यहाँ पर है बंद होने लगा। जब दुकान को लोग बंद करते हैं ना तो बोलते हैं दुकान बढ़ा लो। सुना होगा आपने, जो लोग दुकान चलाते जी। हैं वो जी। बंद करने को बोलते हैं दुकान अब बढ़ा लीजिए भाई, तो यानी कि हाँ, बंद जिससे कर तो ना कि दीजिए। आगे बढ़ जाइए। हाँ। तो जी। वो तो ये जो है। यहाँ जी। जी बिल्कुल। तो अब जो है उधर बुद्धू जो है अपने नए घर के गृह प्रवेश की तैयारी में लग गया, वही और घर इधर बंद हुआ झिंगुर दूसरा बेचारा जो घर। है। जी। अपना घर बड़ा कर लिया, पैसा उसके पास आया तो। इधर झिंगूर दिन भर मजदूरी करता तो कहीं आधा पेट अन्न मिलता। बुद्धू के घर कंचन बरस रहा था, यानी सोना बरस रहा था। झिंगूर जलता था तो क्या बुरा करता था। अच्छा, प्रेमचंद खुद भी कह रहे हैं कि झिंगूर जलता था तो क्या बुरा करता था। यह अन्याय किससे सहा जाएगा। सही बात है, उसने ससुर ने आग लगा दी और हम मजदूरी कर रहे हैं और तू गृह प्रवेश कर रहा है। एक दिन वह टहलता हुआ चवारों के टोली की तरफ चला गया। हरिहर को पुकारा। अब यहाँ देखिए कैरेक्टर आया हरिहर। चमारों के टोले की तरफ गया, हरिहर को पुकारा। हरिहर ने आकर राम राम की और चिलम भरी। दोनों पीने लगे। यह चमारों का मुखिया बड़ा दुष्ट आदमी था। सब किसान इससे थरथर कांपते थे। और झिंगुर ने चिलम पीते पीते कहा, आजकल फाग वाग नहीं होता है क्या, सुनाई नहीं देता। हरिहर कहता, फाग क्या हो, पेट के धंधे से छुट्टी ही नहीं मिलती। कहो तुम्हारी आजकल कैसी निपटी है। झिंगुर बोला, क्या निपटी है, नकटा जिए बुरा हवाल। अब ये मुहावरा मैं नहीं जानता हूं। नकटा जिया बुरे हवाल, नाक कटी है जिसकी, अगर जिया भी तो बुरे हवाल। हवाल मतलब? हाल हवाल। अच्छा। दिन भर कल उसके मैं मजदूरी। जी। जिसके दिन हवाले दिन से भर। अपना हाल अच्छा या बुरा होता है। जी। दिन भर कल में मजदूरी करते हैं तो चूल्हा जलता है। चांदी तो आजकल बुद्धू की है, रखने को ठौर नहीं मिलता। नया घर बना, भेड़े और ली हैं, अब गृह प्रवेश की धूम है। सातों गांव में सुपारी जाएगी। 7 गांव का होगा एक इलाका, पंचायत सुपारी समझिए। मतलब निमंत्रण। निमंत्रण, हाँ। बढ़िया आजकल किया, बता बॉम्बे दिया। में सुपारी का मतलब दूसरा होता है। हाँ, दूसरा होता। सुपारी, उसने उसकी सुपारी ली है, मतलब मारने का ठेका ले लिया है। हरिहर कहता है कि लक्ष्मी मैया आती है तो आदमी की आंखों में सील आ जाता, पर उसको देखो धरती पर पैर नहीं रखता है। बोलता है तो ऐंठ कर ही बोलता है। झिंगुर बोलता है, क्यों ना बैठे, क्यों ना ऐठे, इस गांव में कौन है उसकी टक्कर का। पर यार, अच्छा ये हरिहर को बेसिकली ये चढ़ा रहा है, जो बुद्धू की चर्चा करके जानता है कि ये नहीं, बदमाश है और ये जो वो है। तो जानता है ना कि उसके मुख में जो आग लगी थी, ये हर कोई जानता है। और गांव का जो जी। की जो आर्थिकी होती है वो जटिल होती है, सबकी मिली जुली होती है। एक की हालत खराब होने से पूरा साइकिल बिगड़ जाता है। तो ये तो सभी बिल्कुल। जानते हैं और हरिहर भी जानता है। तो हरिहर का कोई मुंह से बोलता नहीं है, तो एक जो डिप्लोमेटिक चुप्पी है, तो उसको धीरे धीरे खोलता है, उसके मन का भेद लेता है और अपने मन के भेद देने के बहाने उसकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है। जी जी। और झिंगुर और हरिहर मिलकर के जो है
वो एक प्लान बनाता है, एक योजना बनाता है, और उसकी भेड़ों के पास जो है एक बछड़ा बांध देता है, एक बछड़ा बंधवा देता है, और बछड़े की जो है ये बछिया मृत्यु। झिंगुर की है। जी, झिंगुर की है। तो हाँ हाँ, झिंगुर जाके बोलता है कि तुम भेड़ों के साथ बच्चा को भी कुछ हाँ चरा लिया करो ताकि जो है सो इसको मिले। हम तो मजदूरी करते हैं, कोई देखने वाला नहीं रहता है, अकेली बच्चिया हाँ। क्या करेगी। पहले वो जी आनाकानी करता है, लेकिन फिर भी ये बोलता है और जा करके उसको दे आता है। जी जी, ये है, अभी ये मेरे सामने है। झिंगुर कहता, जी। जा तो रहा हूं, तुमसे यही कहने आया था कि मेरी बच्चिया को अपनी भेड़ों के साथ क्यों नहीं चरा दिया करते। हम्म, बेचारी खूंटे से बंधी बंधी मरी जाती, न घास न चारा, क्या खिलाए। बुद्धू बोलता, भैया मैं गाय भैंस नहीं रखता। चमारों को जानते हो, एक ही हत्यारे होते हैं। इसी हरिहर ने मेरी 2 गौएं मार डाली, न जाने क्या खिला देता है। तब से कान पकड़े कि अब गाय भैंस न पालूंगा। यहाँ भी हरिहर का जिक्र है। तो किरदार इस हाँ। तरह से बनाते हैं कि वो चीजें आ जाती है। लेकिन तुम्हारी एक ही बच्चिया है, उसका कोई क्या करेगा, जब चाहो पहुंचा दो। यह कहकर बुद्धू अपने गृहोत्सव का सामान उसे दिखाने लगा। घी, शक्कर, मैदा, तरकारी सब मंगा रखा था। केवल सत्यनारायण की कथा की देर थी। अच्छा, सत्यनारायण की कथा उस समय हुआ करती थी, उस समय भी होती थी। बहुत पुरानी हर है इसका युग, मतलब अरे कथा। आदिम युग से। जी, जी। बहरहाल, तो सत्यनारायण की कथा हुई, ब्रह्मभोज भी किया गया। सारी बातें, सारी रात विप्रों का आगत स्वागत करते गुजरी। भेड़ों के झुंड में जाने का अवकाश ही न मिला। प्रातः काल भोजन करके उठा ही था, क्योंकि रात का भोजन सवेरे मिला, कि एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू तुम यहाँ बैठे हो। उधर भेड़ों में बच्चियां मरी पड़ी। लो, भले आदमी, उसकी पगहिया भी नहीं खोली थी। बुद्धू ने सुना तो मानो ठोकर लग गई। झिंगुर भी भोजन करके वहीं बैठा था। बोला, हाय हाय मेरी बच्चिया, चलो जरा देखो तो, मैंने तो पगहिया नहीं लगाई थी। उसे भेड़ों में पहुंचाकर अपने घर चला गया। तुमने यह पगहिया कब लगा दी। बुद्धू कहता है, भगवान जाने जो मैंने उसकी पगहिया देखी भी हो। मैं तो तब से भेड़ों में गया ही नहीं। झिंगुर कहता, जाते न हो पगहिया कौन लगा देता। जाते न तो पगहिया कौन लगा देता। गए होंगे, याद ना आती होगी। अब ये चढ़ बैठा है, क्योंकि अब इसके शिकार जो है जाल में फंस गया है। जो उसने प्लान बनाया था वो हो गया। और एक ब्राह्मण जो है कहता, मरे तो भेड़ों में ही ना। दुनिया तो यही कहेगी कि बुद्धू की असावधानी से उसकी मृत्यु हुई, पगहिया किसी की हो। हरिहर कहता, मैंने कल सांझ को इन्हें भेड़ों से बछिया को बांधते देखा था। लो, हरिहर ने लुतरी कर दी। बुद्धू कहता है, मुझे। हरिहर कहता, तुम नहीं लाठी कंधे पर रखे बछिया को बांध रहे थे। बुद्धू कहता, बड़ा सच्चा है तू, तूने मुझे बछिया को बांध देखा था। हरिहर कहता है, तुम मुझ पर काहे बिगड़ते हो भाई, तुमने नहीं बांधी, नहीं सही। ब्राह्मण कहता, देखो इसका निश्चय करना होगा, गो हत्या का प्रायश्चित करना होगा। अब ये गो हत्या का प्रायश्चित आ गया। कुछ हंसी ठट्ठा है। झिंगुर बोलता है, महाराज कुछ जानबूझकर तो बांधी नहीं। अभी वो थोड़ा सा और ये लगा रहा है, थोड़ा घी डाल रहा है आग में। मैं वो ब्राह्मण। वही देखिए, वो ये समझ रहा है कि उसकी जो बुद्धि है, तो जो प्रायश्चित तो उसी को लगे जिसके पास माल हो तो जी, लाभ होगा। इसके पास कुछ है ही नहीं है तो उसको प्रायश्चित क्या है। बराबर। और तो माल ये वहां कहता है पर उसके बाद। बुद्धू के पास है। जी, ब्राह्मण उसके बाद बोलता है कि इससे क्या होता है, हत्या इसी तरह लगती है, कोई गऊ को मारने नहीं जाता। चिगुर कहता, हाँ गऊओं को खोलना बांधना है तो जोखिम का काम। ब्राह्मण कहते, देखो शास्त्रों में इसे महापाप कहा गया है। गऊ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं। झिंगुर कहता, हाँ तो फिर गऊ तो ठहरी ही। इसी से इसी से न उसका मान होता है। जो माता सो गऊ। लेकिन महाराज चूक हो गई, कुछ ऐसा कीजिए कि थोड़े में बेचारा निपट जाए। और उसके बाद पंडित जी जो है इतना फेरा बांध दिए कि लिखते हैं प्रेमचंद की, ब्राह्मण देवता का भी उसका प्रायश्चित कराने में कल्याण होता था। भला ऐसे अवसर पर कब चूकने वाले थे, क्योंकि दान दक्षिणा तो पंडित जी ही लेंगे तमाम चीजों के। जितने पाप कर्म हैं, वो पाप कर्म तब जो है पुण्य कर्म में बदल जाता है या माफी मिल जाती है, अगर ब्राह्मण को आप दान देते हो, पूजा करवाते हो, वगैरह वगैरह। तो यहाँ भी है वो, ब्राह्मण देवता का भी उसका प्रायश्चित कराने में कल्याण होता था।
भला ऐसे अवसर कब चूकने वाले थे। फल यह हुआ कि बुद्धू को हत्या लग गई। ब्राह्मण भी उससे जले हुए थे। कमर कसने की घात मिली। 3 मास का भिक्षा दंड दिया। फिर 7 तीर्थ स्थानों की यात्रा, उस पर 500 विप्रों का भोजन और 5 गऊओं का दान। लो, मतलब उस समय अदालत यही एक तरह से होती थी। हाँ। गांव की अदालत यही थी, चूंकि भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे और वाला आगे सवाल था। लिखते हैं इसकी कहीं को अपील नहीं, फरियाद नहीं, जी न कहीं अपील न कहीं फरियाद। हाँ, लिखते हैं इसी में, बुद्धू ने सुना तो बदिया बैठ गई, रोने लगा, तो दंड घटाकर 2 मास कर दिया। इसके सिवा कोई रियायत नहीं हो सकी। न कहीं अपील, न कहीं फरियाद। बेचारे को यह दंड स्वीकार करना पड़ा। और उसके बाद ये गति इसकी हो गई इस चक्कर में कि सब जो है लुट पिट गया, और ये भी मजदूर बन गया। ये जो है, ये भी बुद्धू भी, अब ये जो है वो तो मजदूरी जाता था। झिंगुर जो है बेलदारी का काम कर रहा था, और शहर में एक विशाल धर्मशाला बन रही थी। हजारों मजदूर काम करते थे, झिंगुर भी उन्हीं में से था। 7वें दिन मजदूरी के पैसे लेकर घर आता था, और रात भर ये रहकर रात भर रहकर सवेरे फिर चला जाता था। ये धर्मशाला ये हमारे बोल रहा राम मंदिर की तरह का था। जी। वो उस पर आप आइएगा, आप हम कहानी कंप्लीट ही कर देते हैं। उसके बाद नहीं जो नहीं। है उसके बाद जो है बुद्धू भी मजदूरी की टोह में यहीं पहुंचा। जमादार ने देखा दुर्बल आदमी है, कठिन काम तो इससे हो न सकेगा। कारीगरों को गारा देने के लिए रख लिया। बुद्धू सिर पर तसला रखे गारा दे लेने लगा, तो झिंगुर को देखा। राम राम हुई। झिंगुर ने गारा भर दिया। बुद्धू उठा लाया। दिन भर दोनों चुपचाप अपना अपना काम करते रहे। दोनों अहंकारी, दोनों एक दूसरा से बदला लेने वाले लोग जो है, अब फिर आमने सामने रहने को मजबूर हो गए, साथ रहने को मजबूर हो गए। संध्या समय झिंगुर ने पूछा, कुछ बनाओगे ना? बुद्धू, नहीं तो खाऊंगा क्या? उसके बाद झिंगुर कहता, मैं तो 1 जून चवेना कर लेता हूँ, मतलब एक शाम चवेना खा लेता हूँ। इस जून सत्तू पर काट देता हूँ, कौन झंझट करे। बुद्धू कहता, इधर उधर लकड़ियां पड़ी हुई है, बटोर लाओ। आटा मैं घर से लेकर आया हूँ, घर ही पिसवा लिया था। यहाँ तो बड़ा महंगा मिलता है। इसी पत्थर के चट्टान पर आटा गूंदे देता हूँ। तुम तो मेरा बनाया खाओगे नहीं, इसलिए तुम ही रोटियां सेको, मैं बना दूंगा। झिंगूर बोला, तवा भी तो नहीं है। बुद्धू बोलता है, तवे बहुत है, यही गारे का तसला मांझे लेता हूँ। आग जली, आटा गूथा गया। झिंगुर ने कच्ची पक्की रोटियां बनाई। बुद्धू पानी लाया। दोनों ने लाल मिर्च और नमक से रोटियां खाई। फिर चिलम भरी गई। दोनों आदमी पत्थर के सिलों पर लेटे और चिलम पीने लगे। बुद्धू ने कहा, अब ये बड़ा जबरदस्त है, ये पूरा प्रसंग इतना सही, इतने सही में पूरी कहानी की ऐसी की तैसी हो गई। क्या बात है। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ऊख में आग मैंने लगाई थी। अब दोनों एक जगह आ गए, अहंकार खत्म हो गया, बदला भी पूरा हो गया, दोनों बदला लेकर के बर्बाद हो गए। अब जो है सच स्वीकार कर रहे हैं, मतलब आत्मा एकदम परिष्कृत हो गई, पवित्र हो गई आत्मा। जैसे कहते हैं ना कि आग में जलाने से सोना जो है ये हो जाता है, ये अग्नि सबको पवित्र कर देती है, तो पवित्र हो गया। अब बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ऊख में आग मैंने लगाई थी। झिंगुर ने विनोद के भाव से कहा, जानता हूं। थोड़ी देर बाद झिंगुर बोला, बछिया मैंने ही बांधी थी, और हरिहर ने उसे कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने भी वैसे ही भाव से कहा, जानता हूं। फिर दोनों सो गए। क्या बात है, क्या इसका जो है बाइंड अप किया है, कहानी का अंत किया है, बहुत बढ़िया जी। प्रफुल्ल भाई, हाँ, अब आपकी तो बारी। इसमें इसमें यही बात थी कि दोनों ही अपने अपने आहंग में थे, बैर और फूट में थे। दोनों को इस बात का संतोष हो गया, आत्मा को शांति मिल गई कि हमने बदला ले लिया, और दुश्मन को बता भी दिया कि तुम्हारा विनाश हम ही ने किया था। और जब यह बता दिया, उसके बाद दोनों दोस्ती की कगार पर हो गए और दोनों सो गए एक भरोसे के साथ। उस समय की पूरी ग्रामीण संस्कृति को, और जो बैर और फूट जो भारतेंद्र ने कहा था, उसे पल्लवित होना हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन तब तक प्रेमचंद के मन में थोड़ी बहुत आशा थी जब ये कहानी हो रही थी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो गरेड़िया संस्कृति है, इसका ईसाई धर्म से भी काफी नजदीकी संबंध है। और महात्मा गांधी की लंबी लाठी को अगर आप देखेंगे, तो आप गरेड़ियों को से अगर कभी आपकी मुलाकात
हुई हो, कभी आपने देखा तो उनके हाथ में भी एक लंबी लाठी रहती है, जिस लाठी से मतलब जिसका कद उनके कद से बड़ा होता है। इसका कारण ये होता है उससे भेड़ों को हाँकने में सुविधा होती है। अलग अलग तरह के जो चरवाहे होते हैं और उनके लाठियों के आकार अलग अलग होते हैं, ये आप देखेंगे। जैसे गाय बैल का चरवाहा 1.5 हाथ का लेके वो चलता है, पैना लेके चलता है, और लाठी जो गरेड़ियों का होता है या बकरी का, तो उनकी लाठियां बड़ी होती है ताकि वो एक साथ समूह को हाँक सकें। तो बहरहाल तो और गांधी जी का भी ये था। तो उस समय के आजादी के आंदोलन के दौरान होते हुए उन्होंने ये दिखलाया कि मुक्ति मार्ग ये है कि आदमी चाहे जैसे भी हो अपने इसको अपने क्या उसको बोलते हैं अहंग को स्वीकार कर ले, और दूसरी बात कि मजदूरी की तरफ चला जाए, क्योंकि जो कच्चा व्यवसाय है, जो किसानी का व्यवसाय है या जो भेड़ पालन का व्यवसाय है, उसके जो खतरे होते हैं, लेकिन ये तमाम खतरे कौन पैदा कर रहा था? ये तमाम खतरे वे पैदा कर रहे थे जिनको धार्मिक वंचनाओं में, धार्मिक कुरीतियों कुप्रवृत्तियों में जिसे बांध करके पूरे समाज का शोषण किया जाता था। तो एक ये लड़ाई चल रही थी उस समय में, और ये 1924 की कहानी है। अभी तक बाबा साहब की भारतीय राजनीति में एंट्री हो ही रही थी, होने को थी। गांधी भी जम ही रहे थे। ये उनका 1920 के बाद का बहुत कम का समय है। हालांकि असहयोग आंदोलन, जिसको डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, वो सब चल रहा था। तो इस पूरे के दौरान प्रेमचंद ने कहीं इस बात को इसमें झलकने नहीं दिया कि इसका राजनीति से कोई संबंध है। लेकिन राजनीति से कोई संबंध नहीं है यह कहते हुए भी उन्होंने कई जगह इसका संकेत दे दिया है। ये उसका संबंध है, क्योंकि ये अदालत, यही अदालत है जिसकी कोई अपील नहीं है, और वो अदालत ब्राह्मण पुरोहितों की अदालत है, और जिसकी कहीं कोई अपील नहीं है। वही अगर 3 महीना दिया था पहले भीख मांगने का दंड, तो कम करके 2 महीना कर दिया, यही हुआ। तो वही कर सकते थे, बहुत घिघियाने पर वो काम किया गया। तो न्याय व्यवस्था पर भी एक टिप्पणी है। तो जिस ग्रामीण व्यवस्था की तलाश ये लोग कर रहे थे, वहां पर हमारा महात्मा गांधी के दृष्टिकोण में, अब हमारे पुरखे थे दोनों, महात्मा गांधी हो या बाबा साहब हो, तो गांधी जी ये मानते थे कि ग्राम स्वराज की अपनी किताब धारणा में कि गांव में इनका विकास होगा, गांव के विकास से ही हमारा विकास होगा। जबकि बाबा साहब मानते थे कि शहरीकरण में हमारा विकास होगा, क्योंकि गांव में इस तरह की जो है सो कुप्रवृत्तियां और इस तरह के लोगों का कब्जा बना हुआ है। और लंबा डिबेट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात को लेकर के। प्रेमचंद दोनों के बीच से एक रास्ता निकालते हुए, उस समय में उसके पहले से ही ये कहानी आ रही थी। उसके बाद जब ये कहानी भी धीरे धीरे प्रेमचंद अधिक यथार्थ की तरफ बढ़ने लगे, आशा की मतलब उसका आशा की लौ थोड़ी कम होती गई और राजनीतिक यथार्थ पर बढ़ते गए। अब देखिए कि ये उम्मीद थी कि जब भारत को आजादी हासिल हो जाएगी तब एक अलग तरह की स्थिति होगी, और उस स्थिति से आशा लोगों को बंध रही थी। लेकिन प्रेमचंद वहां भी सक्रिय थे, वहां भी काफी सही ढंग से आगे बढ़ रहे थे। गोदान में वो तमाम बातें लक्षित हैं। इतना ही क्यों, बहुत दिनों के बाद, आजादी के बाद, निराला की कविता आई, गहन है या अंधकारा, नहीं सजधर नहीं तारा। तो ये सजधर मतलब चांद और तारा नहीं है। मैंने कभी लिखा इस रात की हुस्न को सितारों का साथ में असर नहीं। तो इस तरह की बात उसमें लिखा कि चांद सितारा, ओ निराला जी की कविता है, इस गगन में नहीं कोई चांद सितारा, इस तरह की बात। गहन है या अंधकारा, अंधकारा मतलब अंधकार नहीं, अंधा जेल, कारा मतलब जेल, अंधा जेल। अंधकारा करने से अचानक लोग अंधकारा समझ जाते हैं, यानी कि अंधकार को ही यह किया गया, नहीं, अंधा जेल। ये अंधा जेल है क्योंकि जेल की भी अवधारणा है कि जेल की भी आंख कान होती है। जेल में भी मानवीय गरिमा की रक्षा करने की अधिकतम कोशिश की जानी चाहिए, की जाती है, ऐसा जेल मैनुअल में होता है। तो लेकिन कारा भी अंधा है। न सिर्फ न्याय अंधा होता है, कारा भी, जेल भी अंधा होता है। ये बड़ा भयानक प्रसंग है वहां। और नागार्जुन के समय तक आते आते तो यह सवाल उछल गया, किसकी है जनवरी, किसका अगस्त है। ये महीना अगस्त है, आप जान जाइए कि किसकी है जनवरी और किसका अगस्त है। तो अब 15 अगस्त को झंडा फहराया जाएगा,
हमारे अपनी व्यवस्था में हमारा लोकतांत्रिक विकास, हमारा राजनीतिक विकास या आर्थिक विकास किस दिशा में हुआ है, इसको हम अपनी रचनात्मकता के माध्यम से अगर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो दिनानुदिन ऐसा ही लगता जाता है कि स्थिति भयंकर से भयंकर होती गई है। इसलिए बुरपुरेनिया लोग पीछे पलट कर कहते हैं अंग्रेजों का राज अच्छा था। हालांकि इसमें इतनी बड़ी विडंबना, इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा पश्चाताप है जिसे हम सिर्फ एक यह का राष्ट्रवाद के नारे से नहीं ढक सकते हैं, और वो भी झूठे राष्ट्रवाद के नारे से। तो अभी तो जो इसी प्रेमचंद ने उनकी एक कहानी है जिसमें उन्होंने कहा है, जिस कहानी का नाम है आहुति, इस कहानी में ही कहा गया था कि सेठ जॉन की जगह गोविंद का बैठ जाना आजादी नहीं है, और हमारे देश में यही हुआ आजादी के साथ। तो ये कई कहानियां प्रेमचंद को पढ़ना चाहिए, और पाठक से अनुरोध है कि कहानी को मूल रूप में पढ़ें, उन्हें जरूर आनंद आएगा। और बहुत महंगी नहीं है, ये जो पढ़ लिख सकते हैं वो पढ़ें इसको। कभी बात करूंगा प्रेमचंद के जादू पर। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद प्रफुल्ल भाई, और आप तमाम लोग जो देख रहे थे कार्यक्रम, आप सबका भी आभार। और मिलते हैं फिर हम दोपहर के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद।